साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के लिए एक मौका बना दिया है कि वो ट्राई नेशन के फाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बात कर लेते हैं हम न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। और न्यूजीलैंड ने सेकंड ओडीआई में ट्राई नेशन के मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के लिए एक मौका बना दिया है कि वो ट्राई नेशन के फाइनल में क्वालिफाई कर सकते हैं अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को अगले मैच में हरा देता है। और आज पहले साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की और उन्होंने 304 रन का टोटल लगाया, जो कि ऑब्वियसली इस वेदर में अगर डे का मैच होता है, फर्स्ट बैटिंग वाले को हमने हमेशा, जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट हमने भी कराची या लाहौर में खेली है, हमेशा फर्स्ट बैटिंग वाले को एक कहीं ना कहीं थोड़ा डिसएडवांटेज होता है। वो ठंड का, वो पिच में मॉइस्चर का, जो डे एंड नाइट मैच में इतना ज़्यादा नहीं होता। हमने सुबह देखा जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत कर पहले साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी, तो सुबह बॉल उस तरह बल्ले पे नहीं आ रहा था, स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा ब्रेस्की, जिस तरह से जो ब्रेस्की पहला ओडीआई अपना खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए इन दी एब्सेंस ऑफ देयर जो उनके मेन प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के, जिसमें मिलर हैं, क्लासन हैं और भी 3-4 प्लेयर हैं जो अभी तक पाकिस्तान नहीं आए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एक यंगस्टर को मौका दिया गया, उसका डेब्यू था, और जिस कंट्रोल से वो नेचुरल प्लेयर लगे और जिस कंट्रोल से उन्होंने बैटिंग की, जब सुबह वो बैटिंग कर रहे थे पिच थोड़ा मुश्किल था, उन्होंने अपना टाइम लिया, स्ट्राइक को रोटेट किया, ऑन एंड ऑफ बाउंड्रीज भी मारते रहे। और उसके बाद जब वो सेट हो गए, 60-70 पे पहुंच गए, एक टाइम ऐसा था कि 30 रन का गैप था उनकी बॉल्स में और उनकी रन्स में, बट जिस तरह से उन्होंने बाद में काउंटर अटैक किया, और बहुत ग्रेट इनिंग्स होती है सर डेब्यू में 150 रन बनाना अगेंस्ट द क्वालिटी न्यूजीलैंड की साइड। और आप ये देख लें, ये जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, साउथ अफ्रीका की तो टीम जो खेल रही थी उनमें उनके 5 से 6 जो मेन प्लेयर हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में होना है वो नहीं खेल रहे थे, मगर न्यूजीलैंड की ये फुल फ्लैश टीम थी जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना है। उसके अगेंस्ट एक यंगस्टर का आना, डेब्यू में 150 रन की इनिंग्स खेलना, क्रेडिट जाता है उनको। लेकिन जिस प्रोफेशनल तरीके से न्यूजीलैंड के बारे में ना मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि दे आर वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ सुपरस्टार्स जो उनके कंट्रीज में आते हैं। आप देखेंगे हर डेकेड में कोई एक आधा आता है। मार्टिन ग्रो होते थे इनके बहुत जो वर्ल्ड नोन एक सुपरस्टार थे, फिर ब्रेंडन मुकलम थे, उसके बाद केन विलियमसन, किसी हद तक मार्टिन गोप्टल भी वर्ल्ड में एक जाने पहचाने प्लेयर थे। और उसके अलावा एक छोटी आबादी का मुल्क है, 50-60 लाख उनकी आबादी है, लेकिन जिस तरह से मेहनत से, प्लान से, प्रोफेशनलिज्म से न्यूजीलैंड की एक चीज मुझे बहुत पसंद है, ये नहीं देखते कि ऑपोजिशन क्या करती है, ओपोजिशन कैसे खेलती है, दुनिया कैसे खेल रही है। हम हमेशा बात करते हैं ना अडॉप्ट करना मॉडर्न डे क्रिकेट को, ये उन कंट्रीज के लिए होता है जिन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एक छोटी आबादी का कंट्री है, थोड़ी सी उनकी डोमेस्टिक टीम्स है, और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है ये लोग, और बहुत ज्यादा पैट्रियोटिक है, अपने कंट्री से खेलने को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं इनके जो सुपरस्टार प्लेयर्स हैं। और वही हुआ, उन्होंने 304 का टारगेट जिस प्रोफेशनलिज्म से उन्होंने चेस किया। डेवन कॉनवे, जिनके बारे में मैंने लास्ट ओडीआई में बात की थी कि देखिए ट्राई नेशन सीरीज ऑब्वियसली जीतना साउथ अफ्रीका का भी मोटिव होगा, पाकिस्तान का भी मोटिव होगा, न्यूजीलैंड का भी मोटिव होगा, मगर हमने ये चीज़ देखी है कि साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। वो इस ट्राई नेशन सीरीज को बिल्कुल इस तरह ले रहे हैं जैसे कि आप कोई वर्ल्ड कप खेलने आते हैं या जब चैंपियंस ट्रॉफी खेलना रहते हैं तो उससे पहले जो आपके प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने हर लड़के को अपॉर्चुनिटी दें। डेविड कॉनवे जो कि उनके एक रीढ़ की हड्डी, केन विलियमसन के बाद मेरे ख्याल में सबसे बड़े प्लेयर हैं इस वक्त न्यूजीलैंड में, तो उनको उन्होंने रेस्ट कराया था, आज वो वापस आए, उन्होंने 97 रन की इनिंग्स खेली, और केन विलियमसन ने 113 नॉट आउट किए, और उन्होंने शो किया कि क्यों वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, क्यों वो फैब फोर में काउंट होते हैं। यही चीज़ हम हमेशा मांगते हैं बाबर आजम से, क्योंकि बाबर आजम, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि बाबर आजम कोई केन विलियमसन नहीं है, बाबर आजम कोई विराट कोहली नहीं है, बाबर आजम कोई जो रूट भी नहीं है, बट बाबर आजम इज व्हाट वी हैव एंड व्हाट बेस्ट दैट वी हैव। पाकिस्तान में वो सबसे अच्छे हैं। जब लोग उनका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं विराट कोहली वगैरह से, जी वो उस तरह मैचेस जितवाते थे, आई थिंक इट्स अ बिट अनफेयर।
पाकिस्तान में जो हमारे पास मटेरियल है उसमें बाबर आजम से अच्छा मुझे अभी भी लगता है कोई प्लेयर नहीं है और करीब भी नहीं है कोई प्लेयर। तो इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ बाबर आजम को बैक करने की, जिसमें सोशल मीडिया पे मुझे कुछ कहा जाता है कि मैं ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। भाई मैंने तो ना तो कभी मेरी बाबर आजम से कोई इतनी दोस्ती है, ना मेरा कभी क्रिकेट जब हम पाकिस्तान टीम के लिए खेले या पीएसएल के लिए खेले उसके अलावा हमारा ना तो कभी कोई कांटेक्ट हुआ है आपस में। बट मैं वो बात बोलता हूँ जो मेरे दिल से निकलती है और वही बात बोलता हूँ जो मुझे लगता है सही है। वो मुझे लगता है ठीक है, हो सकता है वो गलत हो, इसलिए मैं बाबर को बहुत ज़्यादा बैक करता हूँ क्योंकि मुझे ऑनेस्टली दिल से लगता है कि भाई उसके करीब भी कोई प्लेयर नहीं है पाकिस्तान में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, बड़ी पेशन गोइयाँ सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि पाकिस्तान कल रात 12 बजे तक का टाइम है पाकिस्तान के पास, 11 तारीख को रात 12 बजे तक का टाइम है पाकिस्तान के पास स्क्वाड में तब्दीली करने का। और सुनने में आ रहा है जितना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से भी क्वेश्चन हुआ, चीफ सिलेक्टर से भी क्वेश्चन हुआ, कोच से भी क्वेश्चन हुआ, कैप्टन से भी क्वेश्चन हुआ, सब ने कहीं ना कहीं एक छोटा अंदिया दिया है कि यार अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम स्क्वाड में तब्दीली कर सकते हैं। नॉर्मली मैं इसके हक में नहीं होता कि यार आपने एक स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, आप उसमें से किसी को ड्रॉप करोगे, उसकी दिलजारी करोगे, विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी आप किसी प्लेयर को ड्रॉप करोगे। बट जिस तरह का ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है जिसका कोई बैलेंस नहीं बनता, उस लिहाज से मैं भी इस चीज़ को बैक करता हूँ कि जो खबरें आ रही हैं कि स्क्वाड में 2 तब्दीलियां होने जा रही हैं। एक ओपनर को डालने के बारे में सोचा जा रहा है जो कि ओबियसली इमामुल हक है और उनको डालना चाहिए। वो पहले ही स्क्वाड में क्यों नहीं आए थे मुझे समझ नहीं आ रही। इवन बाबर आजम कल 100 भी कर दे, मैं फिर भी कहता हूं कि आपको एक ओपनर की जरूरत है, बिकॉज व्हेन बाबर आजम ओपन्स द इनिंग्स आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत एक्सपीरियंस लगता है। बाबर आजम ने पिछले 8 साल से बैटिंग एंड नंबर 3 आपके मिडिल ऑर्डर को भी साथ खिलाया। आई नो ही इज नॉट एट द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म, वो बाबर आजम नहीं है जो आज से 3 साल शायद पहले थे, बट स्टिल ही इज द बेस्ट दैट व्हाट वी हैव। तो मुझे लगता है इमामुल हक को डालना चाहिए। और एक और मैं चीज़ सोच रहा था, मुझे नहीं पता ये सिलेक्टर इस बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे, क्योंकि जो भी हमने सोशल मीडिया पे देखी है, जो भी जर्नलिस्ट को हमने जो पीसीबी के बहुत करीब है, सिलेक्टर्स के बहुत करीब है, उनकी हम जितने भी ट्वीट्स पे देखते हैं तो जिक्र सुफियान मुकीम का होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ना कहीं साजिद खान की तरफ भी देख सकता है। साजिद खान इतने बुरे बॉलर नहीं है वाइट बॉल क्रिकेट के, उनको पाकिस्तान के वनडे कप में भी नहीं डाला गया था और फाइनल घर से बुला के खिलाया गया था, वो मैन ऑफ द मैच हो गए थे। जिस तरह की वो चेंज ऑफ पेस करते हैं, और हमने दोनों ओडीआई जो हुए अभी तक पाकिस्तान में देख लिया है कि स्पिनर्स को हेल्प मिलती है सर, चाहे दिन का मैच हो रात का मैच हो। फास्ट बॉलर्स के लिए ये पिचेस बहुत अच्छी लग रही हैं, ग्रिप हो रहा है। आज भी शम्सी का बॉल स्पिन हो रहा था, सैडनर का बॉल स्पिन हो रहा था। हमने पहले पाकिस्तान के मैच में देखा अब्रार का बॉल स्पिन हुआ, सैटनर का बॉल स्पिन हुआ, ब्रेसवेल ने अच्छा बल्ला बॉल को ग्रिप किया। तो साजिद खान की तरफ भी ना देखा जा सकता है। आई वाज गोइंग थ्रू द स्क्वाड्स जिन जिन से पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं। मैंने न्यूजीलैंड का जब स्क्वाड देखा चैंपियंस ट्रॉफी में, जो उनका ओरिजिनल स्क्वाड है, उसके 15 प्लेयर्स में ना 7 प्लेयर्स ऐसे थे जो लेफ्ट हैंडर हैं। ऑब्वियसली उनमें से 3-4 तो खेलेंगे ना यार, तो 3 से 4 लेफ्ट हैंडर होना इज इनफ एविडेंस कि आप जेन्युइन ऑफ स्पिनर के साथ खेल सकते हैं। बांग्लादेश के स्क्वाड में भी 7 लेफ्ट हैंडर हैं। इंडिया के खिलाफ इंडिया के स्क्वाड में भी 7 प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को, अब मैं ये चीज मुझे नहीं पता कि प्लेइंग 11 में 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, मगर इन चीजों को देखा जाए ना कि हर स्क्वाड में से 15 प्लेयरों में से 7 प्लेयर ऐसे हैं जो लेफ्ट हैंड से बैटिंग करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप साजिद खान की तरफ भी दे सकते हैं। साजिद खान फील्डर भी अच्छे हैं, आपको वो भी लायबिलिटी नहीं लगेंगे। साजिद खान की एक और जो क्वालिटी है, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। वो जो आपकी एक टेल का आपके साथ इशू चल रहा है ना, जिसकी वजह से आप 7वें नंबर पे एक स्पिन ऑलराउंडर नहीं खिला पा रहे, आप जबरदस्ती खुशदिल शाह को एडजस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली टीम की जरूरत भी है कि आपको वहां पे बैट्समैन चाहिए जो बॉलिंग करता हो, जिसकी वजह से आपकी कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो साजिद खान बैटिंग में ऑब्वियसली खुशदिल शाह जैसी बैटिंग तो नहीं कर सकते। आइडियली तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे या तो शादाब खान होने चाहिए थे अगर वो फॉर्म में होते, या मोहम्मद नवाज होने चाहिए थे। अब लेकिन वो सीन से थोड़ा सा आउट है, उनकी परफॉर्मेंसेस का कोई पता नहीं है कहाँ पे कर रहे हैं। या फिर आपको जो एक यंग बच्चा है रफात मिन्हाज, जो कि एक्सेप्शनली टैलेंटेड है,
वो जो आपने 3 सीरीज़ों का मौका ज़ाया कर दिया ना उसको खिलाने का, मैं जहाँ तक मोहम्मद रिजवान को आज तक पढ़ा है, उनकी कैप्टनसी को पढ़ा है, मैंने हमेशा इस बारे में बात की है कि वो पाकिस्तान के शायद अवेलेबल लॉट में बेस्ट कैप्टन है बाय फार। बट जो मैं पीएसएल में भी उनकी कैप्टनसी में 2-3 साल खेला हूँ, आई ऑलवेज नोटेड कि उनको यंगस्टर्स पे उतना ट्रस्ट वो करते नहीं है। वो हमेशा पक्का प्लेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आप अक्सर अगर मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड भी देखें ना लास्ट 3-4 ईयर्स में, तो एवरेज एज में वो पहले या दूसरे नंबर पे होता है हमेशा पीएसएल में, बिकॉज मोहम्मद रिजवान को पसंद है मेच्योर और पक्के प्लेयरों के साथ खेलना। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अरफात मिन्हाज को आप जो अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, जो आइडियल आपको वहां पे एक लड़का चाहिए जो कि विकेट टेकिंग ऑप्शन भी हो, बॉलिंग में और बैटिंग भी कर सकता हो, लेकिन चले वो यंग थे, आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मोहम्मद नवाज की तरफ भी आप देख सकते थे। आप शादाब खान की बॉलिंग का बड़ा इशू है, लेकिन शादाब खान के टीम से निकलने के बाद जो चीज़ मैंने नोट की अभी तक आपकी टीम का वो बैलेंस नहीं बना। तो ये चीज़ें हैं। आई थिंक अगर मेरा माइंड दिमाग ये कहता है कि अगर आप साजिद खान के बारे में दे सोच लेना। अब मुझे नहीं पता कि ऑब्वियसली ये जो मौजूदा स्क्वाड आपने बनाया है ना, तो साजिद खान को भी एडजस्ट करेंगे इब्रार के साथ, फिर हो सकता है आपको एक पेसर कम करना पड़े। और मैं एक चीज़ बोल दूं कि भाई किसी हदीस में नहीं लिखा कि भाई आपने ये तीनों पेसर खिलाने ही खिलाने हैं। एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट हारिस रऊफ कि उनकी क्या कंडीशन है, वो रिकवर कर पाए हैं या नहीं पाए। मोहम्मद हसनैन के बारे में हम जानते हैं कि वो अभी तक अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से मनवा नहीं पाए। शहीन शाह और हारिस रऊफ, नसीम शाह, वो भी बड़े बेवड़ लगे पहले। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने एक वो ना ट्रेन की बत्ती के पीछे नहीं लग जाना कि आपने हसनैन, आपने नसीम, आपने शहीन और आपने शहीन, नसीम और हारिस, तीनों को खिलाना ही खिलाना है। आप तीसरे की जगह फहीम अशरफ खिला के आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी खिला सकते हैं। तो ये सारे आई थिंक ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन पाकिस्तान टीम भी देख रही होगी। हमारी मेरी तरफ से पाकिस्तान टीम को ऑल द बेस्ट, और जो भी तब्दीलियां होनी है वो ऑब्वियसली हमें कल शाम तक पता चल जाएंगी। और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।